चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था, कैपिटल स्ट्रक्चर पे लास्ट बात हो रही थी। हमने वो एमएम हाइपोथेसिस के बारे में बात की, उसके टॉपिक्स चल रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे। पेज नंबर 595 पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एनालिसिस ऑफ ईबीआईटी एंड ईपीएस। चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, क्या इंपैक्ट होता है क्या नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ कंसेप्चुअली बात चलने वाली है, तो ये सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचने वाला काम है कि डेट कितना होना चाहिए कंपनी में, इक्विटी कितनी होनी चाहिए। तो एज ए फाइनेंशियल ऑफिसर आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ आएगा तो वो चीजें आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। वैसा है तो यहाँ पे ईबीआईटी और ईपीएस को कंपेयर किया हुआ है। उसके एक सिचुएशन के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स निकाले और रिजल्ट जो आया, जो आउटकम आया, उसके बेस पे आपको बात समझ आएगी कि वो क्या है। तो पहले तो कैलकुलेट क्या कर रहे हैं वो समझना है। 595 पे आपको जो केस दे रखा है ना, उसमें बोला है कि एक अजम्पशन लिया कि अगर फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर मान लो 1 लाख रुपए का है। अब डिपेंड करता है कि आपको इसमें क्या करना है। या तो आप इक्विटी शेयर्स ऑफर कर सकते हो 1 लाख रुपए रेज करने के लिए, तो 100 रुपए के शेयर ऑफर कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि आप डेट भी ले सकते हो। अगर आप डेट लेते हो तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा, 10% पर एनम। तो दोनों ऑप्शन है। टोटल हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है बिजनेस को चलाने के लिए, वैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब इसमें नीचे अगेन कुछ कॉम्बिनेशंस बना के दे दिए डेट और इक्विटी के, अजम्पशंस, खाली सैंपल्स और कुछ नहीं है। पहले केस में बोला कि आप चाहो तो 100% इक्विटी के बेसिस पे बिजनेस कर सकते हो, 1 लाख रुपए के शेयर्स और डेट जीरो। दूसरा ऑप्शन क्या है, 75-25। तीसरा ऑप्शन है 50-50, आधा डेट आधा इक्विटी, मतलब 50,000 का डेट और 50,000 के शेयर्स, या वाइस वर्सा 25-75 भी हो सकता है। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स पे हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ऐसा बोला कि हमें यहाँ पे ईपीएस ईबीआईटी ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर हम कुछ वैल्यूज को फिक्स कर ले, जैसे ईबीआईटी जो है, ईबीआईटी के अलग अलग लेवल्स दे दिए। हम यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस डेटा को कैलकुलेट करके रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन करेंगे, वैसा होने वाला है। तो एक तो इन्होंने बोल दिया कि जो 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट आपको है वो या तो आप डेट के फॉर्म में या इक्विटी के फॉर्म में रेज कर सकते हो, पार्टली भी कर सकते हो। तो उसमें 4 केसेस रैंडमली ले लिए। ये जो 100, 0, 25, 75 है, रैंडम केसेस है। 60-40 भी हो सकता था, 30-70 भी हो सकता था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 2 केस ऐड करने तो भी आप कर सकते हो। ईबीआईटी का लेवल भी अज्यूम किया, बोला अगर ईबीआईटी 5,000 रुपए हमने कमाया, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ईपीएस पे क्या पड़ेगा। दूसरा, अगर ईबीआईटी बढ़ता जाता है, जैसे ईबीआईटी आपका 5,000 के बदले 7,500 हो गया, 7.5 के बदले 12.5 हो गया, 12.5 के बदले 15 हो गया, तो अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट होता जाएगा। बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द ईबीआईटी वर्सेस ईपीएस, कि अलग अलग ईबीआईटी और अलग अलग डेट इक्विटी कॉम्बिनेशन पे ईपीएस क्या आता है। अब इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ऐसा ले लें कि ईबीआईटी हम अज्यूम कर रहे हैं, इन्होंने लेवल्स दिए ना, ईबीआईटी क्या क्या लेवल दिए, 5,000, 7.5, 12.5 और 15, इनमें से कुछ भी हो सकता है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो डेट और इक्विटी का रेशियो है वो भी अलग अलग हो सकता है। आप पूरा 0% डेट, 25% डेट, 50% डेट और 100% डेट। 100 ही किया ना, हाँ वो एक ही बात हो गई। ये 0 लिखा तो सामने 100 हो गया, वैसे लिखा जाएगा। मैंने डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, बात एक ही हो गई। हाँ, डेट के फॉर्म में लिख दिया, डेट 0, डेट 25, डेट 50 और डेट 100। तो अगर डेट 25 की इक्विटी 75 होगा तो दूसरा पार्ट कवर हो गया। अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसमें से हम बना सकते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ईबीआईटी है, लेट इट बी 5,000 रुपीज, जो पहला केस है। और दूसरा हमारा जो डेट है उसको रख लेते हैं 0%। तो पूरा पार्ट इक्विटी हो जाए 100%। टोटल कितना फंड चाहिए हमें बिजनेस चलाने के लिए, 1 लाख। तो पूरा 1 लाख रुपए हमने अगर इक्विटी के फॉर्म में रेज कर लिया और हमारा ईबीआईटी 5,000 रुपीज है, तो अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए उन्होंने बोला है कि एक आपका जो इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। टोटल आपने कितना रेज किया, 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 100 कितना आया, 1000। तो 1000 शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डेटा भी आ गया। अब अगर इसके बेस पे ईपीएस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अपना कैश फ्लो सिस्टम क्या बोलता है। ईबीआईटी 5,000, इंटरेस्ट कुछ पे किया है इस केस में, डेट 0 है तो इंटरेस्ट भी 0, यही हो जाएगा ईबीटी। या टैक्स के लिए इन्होंने कुछ रेट अज्यूम किया है, ये 0 माना है, 40% टैक्स का रेट माना है 40%, ये स्टैंडर्ड है।
40% टैक्स माइनस कर दो, कितना बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स 3000। अच्छा ईपीएस तक जाना है तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स 1000, तो ईपीएस कितना आ गया? 3 रुपीज। पता चला? तो ईपीएस कैसे गिनना है वो समझ आ गया। अब ये तो हमने अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल पे ईपीएस गिना है, ऐसे में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये अजम्पशन एक बार फिक्स रख लेते हैं, ये वाला ईबीआईटी चेंज कर दे तो 5000 के बदले 7500, तो ईपीएस में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। सपोज कैलकुलेट करें तो 7500, इंटरेस्ट तो 0, ये सेम रहेगा, 40% टैक्स माइनस होगा तो बचेगा कितना? 4500 डिवाइड बाय अगेन 1000 शेयर्स, ईपीएस 4.5 बढ़ गया अर्निंग पर शेयर। तो ईबीआईटी बढ़ा तो ईपीएस बढ़ गया। वैसे ही आप इस लेवल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, तो आपको अलग अलग ईपीएस मिल जाएगा। ये एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये कि जब हम कुछ डेट इंट्रोड्यूस करते हैं, 25% डेट, 75% शेयर्स, अब सारे नंबर बदल जाएंगे। समझ आ रहा है? तो एक ये वाला भी कैलकुलेट करके देखते हैं जहाँ डेट आ रहा है, डेट 25%, इक्विटी कितना? 75%, तो रुपीज में कितना होगा? 75,000। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। कितने शेयर हो गए? 750 शेयर्स। ये समझ आ गई? अब ईबीआईटी के डिफरेंट लेवल्स, अपन ईबीआईटी का लेवल ले लेते हैं, स्टार्टिंग वाला 5000। अच्छा अब डेट भी तो लिया हुआ है, डेट कितना है? रुपीज 25,000। समझ आ रहा है? और डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना बोला है? 10% पर है। क्लियर? तो ये चीज भी तो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी ना। अब तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा, कितना इंटरेस्ट माइनस होगा? 25,000 पे 10% पर है, 2500। तो ये आपका ईबीटी यहाँ पे आ गया 2,500। इसमें से टैक्स माइनस होगा 40%, 1000 रुपए, बचेगा कितना? 1500। ये हो गया ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, या पीएटी बोल सकते हो। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने यहाँ पे? 750, 1000 मत देना, कितना आएगा? ईपीएस 2 रुपीज। पता चला? चेंज हो गया अर्निंग पर शेयर। अब इसमें ईबीआईटी चेंज करते जाओगे, ईपीएस बदलता जाएगा। ऐसा एनालिसिस इन्होंने किया सारे कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करके। अब एक एक करके सारे सॉल्व करके आप वैल्यूज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इसमें मैंने आपको 2-3 कैलकुलेट करा दिए, लेकिन इसका आउटकम जो दे रखा है ना, डायरेक्टली वो देख लेते हैं। एनालिसिस पे चलते हैं, पूरा एक एक करके सॉल्व करने की नीड नहीं है, बट देखो इन्होंने जो किया है वो आपको सॉल्यूशन देख के पता चलेगा क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अलग अलग ईबीआईटी लेवल्स पे अलग अलग डेट इक्विटी रेशियोज देके उन्होंने ईपीएस निकालने की कोशिश की। सारे जब कैलकुलेशंस किए ना, तब जाके टेबल आया जो आपको पेज 597 पे दिख रहा होगा नीचे, मिला? वो टेबल में एनालिसिस देख लो, उससे अभी कंक्लूजन पे आना है। यहाँ पे देखो, जब डेट 0% है और ईबीआईटी 5000 है, तो ईपीएस कितना है? 3, वो अपन ने भी गिना। फिर जब हमने ईबीआईटी बढ़ाया 7.5, तो ईपीएस बढ़ गया 4.5। ठीक है? तो जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी, देखो उधार तो लिया ही नहीं है, सारा डेट है ही नहीं, 0 डेट है, पूरी इक्विटी है, तो जो भी आएगा वो सारा इक्विटी वालों के लिए, सिर्फ टैक्सेस ही तो पे करने हैं। तो उसके बाद देखो जैसे जैसे ईबीआईटी बढ़ेगा, इंप्लाइड है कि ईपीएस बढ़ने वाला है, वर्टिकली रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है? पता चल रहा है? अगर आप डेट लेवल बढ़ा देते हो, थोड़ा 25% डेट ले लेते हो, तो इक्विटी कम हो जाएगी, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब उसमें देखो 25% डेट लेवल पे 5000 के ईबीआईटी पे ईपीएस गिना तो कितना आया? 2, जो आपका आ रहा था यहाँ पे 2 रुपीज। समझ आया? अब उसमें अगर आप ईबीआईटी बढ़ाते हो, अर्निंग बढ़ती है आपकी, तो ईपीएस देखो डायरेक्ट बढ़ रहा है, 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, तो पर शेयर कमाई बढ़ रही है। ये अगर हम डेट और बढ़ा दें तो क्या होगा? तो डेट बढ़ाएंगे और 50-50 कर दें, आधी इक्विटी आधा डेट, तो उस सिचुएशन में जो ईपीएस के लेवल्स हैं वो भी आपके सामने इंक्रीजिंग लेवल्स हैं। और 75% डेट वाले केस में देखो क्या हो रहा है, उसमें भी सेम है। ईबीआईटी के लेवल्स या ईपीएस के जो लेवल है, वो पहले तो ईबीआईटी और ईपीएस माइनस में जा रहे थे, वो एक तो ईपीएस माइनस में चला गया, लॉस है। उसके बाद 7500 पे ब्रेक इवन आ रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है। समझ आ रही? तो इस तरीके से ये ईपीएस के लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कुछ डिफरेंट नंबर्स दे रहे हैं। अब इससे आउटकम क्या निकलता है, करना क्या चाहिए? देखो अगर डेट और इक्विटी की बात करें तो यह आउटकम ये बता रहा है कि देखो डेट अपनी जगह जितना भी हो, अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है, ईबीआईटी बढ़ रहा है,
तो डेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिकॉज देखो जैसे जैसे आप ईबीआईटी बढ़ा रहे हो ना, 5,000 से 15,000 तक जा रहे हो, आपका ईपीएस हर केस में इंप्रूव ही हो रहा है, चाहे डेट 25% हो या डेट 75% की हो ना। 75 देख लो, हाईएस्ट डेट, वहां पे भी 6 रुपए तक पहुंच गया था ईपीएस, 6 का 12 हो गया, 12 का 18 हो गया, तो बढ़ ही रहा है। तो आउटकम वही है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, रिकवरी अच्छी हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है, तो ज्यादा डेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये तब तक ही लो जब तक वो प्रॉफिट लेवल सस्टेनेबल है। ये बात अपन ने पहले भी की थी कि कंपनीज ना अच्छे टाइम में ज्यादा उधार ले लेती है, ब्याज फिक्स हो जाता है, फिर बाद में जब बिजनेस डाउन होता है तो ये इंटरेस्ट सारा मार्जिन खा जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देगा, तो बेटर है कि हैवी डेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाते जाना, डेट रीपे करते जाना, बात खत्म हो जाएगी। बट आपका डेट का टर्म ज्यादा है और बिजनेस की लाइफ साइकिल शॉर्ट है, ये 4-5 साल से ऊपर इतना अच्छा कमा के देने वाला बिजनेस नहीं है, और डेट ले लिया 15 साल के लिए, फिर फंस जाओगे। ये 5 साल के बाद जब कमाई डिप होगी तो ये इंटरेस्ट आपको परेशान करेगा। तो ये सब इवेल्युएशन जो आपको करके चलना होता है। कंक्लूजन वही है कि ईबीआईटी अगर बढ़ी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप 75% डेट वाले केस में भी आपका ईपीएस बढ़ रहा है, तो इट इज नॉट सो कि ज्यादा डेट लेने से आपका ईपीएस कम हो जाएगा या शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग नहीं बचेगी, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। बढ़ती कमाई में सब चलेगा, बहती गंगा में हाथ धो लो, कोई टेंशन नहीं, पैसे आ रहे हैं आने दो, बहुत पैसा आ रहा है उसमें से ब्याज चुकाते जाओ, लेकिन कहीं कमाई कम हो गई तो प्रॉब्लम। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। ये सिर्फ इसका एक एनालिसिस है, ईबीआईटी वर्सेस ईपीएस का एक कंपैरिजन या उसका एक आउटकम है, कुछ भी नहीं। तो एक रिजल्ट था जो आपको समझा दिया। वो जो फाइनली जो टेबल देखा ना लास्ट में अपन ने, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में समरी लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ 597 पे, तो उसी में से कंक्लूड करके बता रहा हूँ। ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी उन्होंने दिए हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बोलो, बेसिक आइडिया लगा क्या बोलना चाह रहे हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थियोरेटिकली भी अपने डिस्कस कर सकते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एबिटा, एबिटा एनालिसिस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये एक बहुत रेलेवेंट फैक्टर है, मार्केट में एनालिसिस के लिए बहुत यूज होता है, बिकॉज ये आपकी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी बताता है। इसमें ये बोला है कि फाइनेंशियल कॉस्ट जो है आपका इंटरेस्ट, वो पे करने से पहले, सरकार के टैक्सेस पे करने से पहले, और नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइट ऑफ करने से पहले आप कितना कमाते हो, मतलब आपका बिजनेस आपको कितना कमा के देता है। तो जब मार्केट में किसी स्टॉक का एनालिसिस होता है तो अपने पास अलग अलग फैक्टर्स हैं, हमारे पास एक पीएटी है, एक ईपीएस है, एक पीई रेशियो यूज होता है, एक आपका ये ईबीआईटी भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एंड रेलेवेंट फैक्टर्स। लोग इसको नहीं देखते, पीएटी को लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बोले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना चाहिए ना, सारे खर्चे तो माइनस हो गए, वो नहीं देखा जाता, बिकॉज ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो हम बोले हैं वो नहीं शो करता है। पीएटी डज नॉट रिप्रेजेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, रीजन बीइंग कि इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, सब चीजें आ जाती है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ये बताता है, बट दिस इज नॉट अ क्लियर पिक्चर। मैं एज एन इन्वेस्टर ही जानना चाहता हूँ कि जो कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ वो कंपनी का बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बोले सर पीएटी देख लो, अरे बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है पीएटी से पता नहीं चलेगा, बिकॉज इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस हुआ है, वो असेट खरीदने का खर्चा है, सरकार ने टैक्स भी चार्ज किया है, डेट उठाया था उसका ब्याज भी भरा है। मैं जानना चाहता हूँ कोर बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल, सर्विस, ट्रेडिंग, जो भी आप कर रहे हो, वो कोर बिजनेस एक्टिविटी से आप कितना पैसा कमा रहे हो, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, मुझे वो जानना है। तो भाई इसमें तो आलतू फालतू बहुत सारी चीजें आ गई। अब कोर बिजनेस एक्टिविटी और सरकार के टैक्स का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो परसेंटेज में देना है। डेप्रिसिएशन, आपने इस साल बहुत ज्यादा असेट खरीदी है, बहुत डेप्रिसिएशन आ गया, तो ये डाउन हो जाता है फिर, तो रियल पिक्चर तो दिखती नहीं ना। डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो तो राइट ऑफ करने वाली बात है, फिक्स्ड एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की बात होगी। तो बोला मुझे ऐसा फैक्टर चाहिए जो मुझे प्योरली ये बताता हो कि मेरी कंपनी अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी में कैसा कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसको देख के मैं जज करूंगा। क्योंकि कमाई अच्छी हो रही है काम से, तो वो आगे मेरी सस्टेन होगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होगी। तो ये जो पैरामीटर है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं किया हुआ है, टैक्स कंसीडर नहीं किया हुआ है, डेप्री कंसीडर नहीं किया हुआ है, उसके पहले की कमाई है। तो दिस इज कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम, तो हम इसको ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर टैक्सेस, ऑपरेटिंग इनकम। समझ आएगा क्या हो रहा है। तो ये जो एबिटा है, जो पैरामीटर है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकली रेलेवेंट और इन्वेस्टर्स इस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं।
लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, पिछले साल से कंपेयर करते हैं, दो कंपनीज जो पीयर लेवल पे होती है उसका कंपैरिजन होता है, तो उसमें फैक्टर देखा जाता है कि भाई डेप्रिसिएशन सबका अलग हो सकता है, इंटरेस्ट कॉस्ट में डेट का रेशियो सबका अलग हो सकता है, बट उसके पहले का ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखना हो तो ये पैरामीटर बेस्ट। बात समझ आ रही है? तो दिस इज स्टोरी के एबिटा होता क्या है और काफी रेलेवेंट है। आप अगर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टडीज में, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में कभी आगे जाओ और उसमें इंटरेस्ट हो तो ये फैक्टर आने ही वाला है। बाकी ये सब चीजें भी होती है, पी रेशियो होता है, ईपीएस होता है, ईबीआईटी होता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट पैरामीटर। क्लियर हुआ, समझ आया? तो इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे सब थियरी में लिख के दिया हुआ है, जितना मैंने बताया आउटकम वही निकलेगा, उसके बाहर का कुछ नहीं। आपको थियरी रीड आउट करनी है तो फिर आप घर पे भी देख सकते हो, कंसेप्ट मैंने पूरा उसके अंदर कवर करी थी। चलो, तो अभी वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ उसको, थियरी में उनको शॉर्ट में पूछने हो तो बात अलग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, मेजर्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ से एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, वो समझ सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लिवरेज। अब फॉर्मूला वाइज टॉपिक है, कंसेप्ट भी है, सम्स भी आएंगे, तो उस तरीके से इसको अप्रोच करना है। तो टॉपिक है काफी अच्छा। लिवरेज का बेसिक मीनिंग क्या है? रिस्क। आप अपने डेट को, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, या आपके पास जो पैसा उधार का पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, या उसको यूज करके अपने प्रॉफिट्स को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लिवरेज। एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। अपने पैसों से बिजनेस करना हो तो एक ऑप्शन है, दूसरा क्या है, मार्केट से पैसा उधार ले लो। सेफ ऑप्शन कौन सा है, रिस्की ऑप्शन कौन सा है? खुद के पैसे से बिजनेस करना रिस्की है या सेफ है, या उधार के पैसों से बिजनेस करना रिस्की है या सेफ है? ज्यादा रिस्की कौन सा, ज्यादा सेफ कौन सा? मार्केट से उठाया हुआ पैसा सेफ है या रिस्क है? रिस्की है ना, क्योंकि वो सामने वाला पैसा वापस मांगेगा। अगर कोई होता है मुझे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा, बहुत टाइम से मेरे माइंड में था कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर महीने अपनी सैलरी में से पैसे बचा रहा हूँ, कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न्स, तो मैं पैसे बचा रहा हूँ। तो मुझे 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, अगर हो गया तो मेरा साइड बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब मैंने मेरे 50 लाख इकट्ठे किए और उससे बिजनेस शुरू किया, लॉस होने का रिस्क तो बराबर ही है, लेकिन अगर लॉस हो गया और वो 50 लाख डूब गए तो मुझे किसी को देने नहीं, अब कोई मांगने नहीं आएगा कि यार मेरे पैसे वापस कर, मेरे पैसे थे डूब गए, तो वो लॉस मुझे ही लेना है और वो लिमिट में खत्म हो गई बात। लेकिन अगर ये चीज मेरे को करने की मुझे जल्दी है, अब देखो लिवरेज का मतलब वही मुझे जल्दी भी है, और 50 लाख मैं सैलरी में से कब बचाऊंगा पता नहीं, और जब तक मैं बचाऊंगा तब तक वो खर्चा 50 लाख का 1-1.5 करोड़ हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो शायद मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या सोचा, मैं क्यों अपने पैसे बचाने की मेहनत करूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ। अब बैंक से लोन लेना मतलब पैसा आपका नहीं, बैंक का है। अब वो उठाया हुआ पैसा आपने लगाया, अब अगर डूब गया तो बैंक वाला तो आपका घर बार बेच के वसूल कर लेगा, वहां आ गया ना रिस्क वाला फैक्टर। बट जल्दी बिजनेस बढ़ाने का ये सबसे आसान तरीका है। मेरे 50 लाख पता नहीं कब जुड़ेंगे, बैंक से उधार तो 4 दिन में मिल जाएगा, अगर कुछ गिरवी रखने के लिए है या पेपर्स उतने स्ट्रॉन्ग है तो मैं मांग सकता हूँ लोन, तो फंड जल्दी अरेंज हो जाते हैं और उन फंड्स को डिप्लॉय करके मैं फटाफट से एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वही वही तो रिस्क फैक्टर है। तो कंपनीज क्या करती है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, क्विकली एक्सपांड करने के लिए, लेवरेज करने के लिए डेट्स का यूज करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती है। अदानी की अपन बात कर रहे थे, अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए तो हजारों करोड़ों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? पब्लिक से ले लो, बैंक से ले लो। तो उधार के पैसे से आप बिजनेस को जल्दी स्केल अप कर सकते हो, और खुद के पैसे बचा बचा के करने जाओगे ना, टाइम लगेगा। इसका एक और एग्जाम्पल ले लो, एक डीमार्ट है और एक अपना बिग बाजार था, दोनों में यही फर्क है। डीमार्ट वाले ने बहुत स्लो ग्रोथ किया इतने साल से, स्टार्टिंग से जब से डीमार्ट शुरू हुआ, तो डीमार्ट वाले ने बहुत जल्दबाजी नहीं की। 20 साल हो गए डीमार्ट को, कोई अभी नया नया नहीं आया। आईपीओ 5 साल पहले आया, लेकिन उससे पहले 15 साल से डीमार्ट था। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो लोग ना डेट रेज करके उधार के पैसों से किराए की जगह पे स्टोर नहीं चला रहे थे। उसके जो फाउंडर है राधा किशन दमानी, तो वो स्टॉक मार्केट में बहुत खेल चुके हैं, तो ये सब स्कैम वाली सीरीज में भी आपने देखा होगा, तो उसमें कैरेक्टर भी है। तो जो बेयर गैंग होती है ना, उसमें डीमार्ट के फाउंडर का ही कैरेक्टर है वैसा है। तो वो जो है, इन्होंने स्टॉक मार्केट में जो अरशद मेहता ने किया, इन सबने किया, बट एक पकड़ा गया, बकरा एक को बना दिया, सब साइड पे हो गए। ये जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था ना, उसका नाम पॉपुलर था, उसको आगे करके उसको फंसाया, लेकिन इन सबने भी यही किया है। अब वहां से ना वो गैम्बलिंग कर करके पैसे बहुत बनाए। एक पॉइंट पे समझ आ गई कि ये फंसा है, हम भी फंसेंगे, तो उसके फंसते इन लोगों ने सबने अपने हाथ साफ कर दिए कि अब ये मैटर से दूर रहो, कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो स्टेबल हो और जिसके अंदर ये मैनिपुलेशन ना हो। अब उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ई सेट के, बोले मैंने डीमार्ट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बोले पैसा तो था, मार्केट से बहुत कमाया था, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। बोले पूरा वर्ल्ड में घूमते थे हम लोग, अलग अलग कंट्रीज ट्रैवल करते थे। बोले यूरोप में मैं 2 साल तक घूमता रहा,
अलग अलग लोकेशंस पे। तो एक तो घूमने का मजा अलग, यूरोप घूम रहे हैं, ठीक है, तो बोला यूनाइटेड किंगडम बाकी कंट्रीज में सब जगह घूमा। वहाँ का जो सुपर मार्केट का बिजनेस है वो मुझे समझना था कि कैसे वर्क करता है। पूरे बहुत सारे सुपर मार्केट में घूमा, बड़े बड़े जैसे वॉलमार्ट और ये सब है, फिर छोटे स्टोर्स भी होते थे, जैसे कोई किराने का स्टोर है अपना, डी मार्ट है, वैसा किसी का एक स्टोर है। तो मैंने उसके फाउंडर से बात की, उसके मैनेजर से बात की, उन लोगों के ओपिनियन लिए, वो लोग कैसे वो बिजनेस चला रहे हैं और उनका स्टोर लगता कैसा है, वो सब चीज़ों को बहुत घुमा। 2-3 साल मैंने इसमें पूरा टाइम दिया और फिर हर एक चीज़ को समझा कि कैसे ये लोग चला रहे हैं, फायदा नुकसान क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, डिस्काउंट कितना देते हैं। देन ही डिसाइडेड कि मुझे बिजनेस शुरू करना है इंडिया में। अब बिजनेस शुरू करते टाइम उन्होंने देखा कि बाकी लोग क्या गलत कर रहे हैं और पैसा बचाना है तो क्या करना है। और डीमार्ट का स्टोर देख लो, ऐसा गोडाउन जैसा लगता है, इंटीरियर के नाम पे जीरो है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, डीमार्ट में जाते हो स्टाफ कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टाफ है, बहुत कम है, खुद उठा लो सामान या कोई देने आता है, कैसा मैं रख देता हूँ, खुद ही उठा लो, हर चीज दिखी हुई है, प्राइस टैग लगा रखा है, सेक्शन बना रखे हैं, सब बोर्ड मार रखे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, अपने आप जाके ले लो। अच्छा, डीमार्ट आप देखना, जो पॉश एरिया है, सबसे महंगी लोकेलिटी है, वहाँ नहीं मिलेगा, गोल्डो रोड पे नहीं है, वेसू में नहीं है, ठीक है, जो भी महंगा एरिया है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी रेट्स हाई है, उससे 2-5 किलोमीटर दूर मिलेगा। उसका भी रीजन है क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स का फर्क पड़ता है, कॉस्ट का फर्क पड़ता है। उसके सामने बिग बाजार था ना, बिग बाजार में जाओ, उसका इंटीरियर एकदम बढ़िया था, अच्छा बना रखा था, हर काउंटर पे एक स्टाफ खड़ा है, ठीक है, आप 2 मिनट खड़े रहो, 4 लोग आ जाएंगे, क्या चाहिए, समझ आ रहा है। इंटीरियर पे खर्चा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा स्टाफिंग, तो फिक्स मंथली सैलरी ज्यादा। ये सब डीमार्ट वाले ने नोट किया कि कहाँ कहाँ मार्जिन खत्म हो रहा है। बोले देखो, जो सामान खरीदने आता है मिडिल क्लास पब्लिक, उसको इंटीरियर से क्या करना है, मॉल थोड़ी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे तो चाहिए कि सस्ता सामान बेचना है। अगर तुमको अगर एमआरपी पे डिस्काउंट चाहिए तो मैं फिर इंटीरियर पे खर्चा नहीं कर सकता, वो जो पैसा बचेगा वो यहाँ पे डिस्काउंट दे पाऊंगा। पहली चीज तो ये, इतना सारा स्टाफ की क्या जरूरत है, एक बंदा खड़ा है वो भी विंडो शॉपिंग कर रहा है, सोच रहा है खरीदूं कि नहीं खरीदूं, 4 लोग आ जाते हैं पूछने, क्या करना है, सब लिखा है ना, अपने आप उठा लेगा, तो स्टाफ की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो स्टोर सिंपल कर दिया, स्टाफ कट डाउन कर दिया, तो सैलरी कॉस्ट खत्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म, तो ये तो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। दूसरा, अगर आप प्रीमाइसिस सेंटर में ना लेके सिटी से थोड़ा बाहर लेते हो ना, उसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और उसका कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट है। क्योंकि जब आप डीमार्ट जाते हो ना, तो आप 1-2 सामान खरीदने नहीं जाते, ये 2 चीजें लेके आ जाते हैं फटाफट, वो घर के नीचे वाली दुकान से ले लोगे। लेकिन फिर जब डीमार्ट जाओगे तो पूरी लिस्ट लेके जाओगे, समझ आ रहा है, कि भाई पूरे महीने का सामान ले आते हैं। तो उनका जो एवरेज टिकट है, एवरेज सेलिंग साइज है कि एक कस्टमर कितने का सामान खरीद के जाता है, वो थाउजेंड में जाता है। तो 5-6 किलोमीटर कोई दूर जा रहा है, 8 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो 100-200 का सामान तो लेके आएगा नहीं। फिर क्या सोचेगा, यार एक बार जा रहे हैं, हफ्ते भर का सामान ले लेते हैं, तो 5,000 का बिल तो ऐसे ही बन जाएगा। तो उससे उसकी सेलिंग फास्ट होती है, समझ आ रहा है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज जो है वो एक कैटेगरी है कि जहाँ पे हम डेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहे, खुद के पैसों से काम कर रहे हैं और ग्रेजुअल ग्रो कर रहे हैं। अब डीमार्ट ने ना पहले एक स्टोर जो है ऐसे स्टार्ट किया। अच्छा, डीमार्ट का एक भी स्टोर रेंट पे नहीं, ये सब रिलेवेंट इसलिए बता रहा हूँ, उनके सारे स्टोर उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, रेंटेड नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले एक स्टोर खरीदा, जगह खरीदी, अब क्योंकि सिटी से दूर है तो सस्ते मिल गई, अब वो एरिया बाद में डेवलप हो गया तो अलग चीज है। तो दूर खरीदने से जमीन सस्ती है, फिर उस पर अपना एक स्टोर बनाया, उसको सेटअप किया, क्योंकि थोड़ा दूर है, जो आता है वो ज्यादा खरीद के जाता है, तो उनका सेलिंग फास्ट हो रहा है। अच्छा, एमआरपी पे डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि फिर सप्लायर से बल्क में खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट पास ऑन करते हैं, तो उस वजह से आप भी डिस्काउंट की लालच में जाते हो और फर्क पड़ जाता है। बिल में दिखाते हैं वो लोग, 5,000 का सामान लिया, एमआरपी 6,400 था, आपने 1,400 रुपये बचा लिए, तो आपको अच्छा लगता है मैं कितना स्मार्ट हूँ, ठीक है, डीमार्ट जाके 1,400 रुपये बचा के आया, इतने पैसे बच गए, दिखता है ना आपको, तो आप बार बार जाते हो, तो रिकरिंग उनका सेल बढ़ता रहता है। अब एक स्टोर को सेटअप करके स्टार्ट करके उसको प्रॉफिटेबल करने में कुछ टाइम लगता है। फिर डीमार्ट क्या करता है, वही प्रॉफिट जो है ना वो दूसरे स्टोर में यूज करता है कि जब इससे प्रॉफिट कमाएंगे अब दूसरी जमीन ढूंढो, उस पर दूसरा स्टोर बनाओ। तो ऐसे एक एक करके ग्रो किया। तो डीमार्ट के इंडिया में 250-300 स्टोर है, 20 साल से चल रहा है। तो 20 साल में 200-250 स्टोर बहुत स्लो नहीं हो गया पूरे इंडिया में, इतने इतने से ही स्टोर। अब उसके सामने बिग बाजार वाले ने 1,500 खोल लिए, समझ आ रहा है, लेकिन सारा उधार पे। अब जब बिजनेस डूबा तो फिर पूरा ही गए। तो ये कंपैरिजन हो गया। तो आपको क्विक ग्रोथ करना है तो आप मार्केट से पैसा उठा उठा के बिजनेस में डालते रहो, चल रहा है तब तक चल रहा है, रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल करना है तो फिर आप स्लो पेस पे भी आगे बढ़ सकते हो। ये दोनों स्ट्रैटेजीज ऑपोजिट है, डीमार्ट की और बिग बाजार की कोर स्ट्रैटेजीज ऑपोजिट है। बिग बाजार वाले ने उधार ले लेके बिजनेस बढ़ाता गया, 1,500 स्टोर खोल दिए पूरे इंडिया में, और बाद में जब डेट पे आया लॉसेस हो गए, सारे बंद हो गए। डीमार्ट वाला स्टोरी चल रहा था कि मेरे को इतनी कोई जल्दी नहीं है,
एक स्टोर पहले बनाऊंगा, प्रॉफिटेबल करूंगा, फिर उस प्रॉफिट से दूसरे पे जाऊंगा, रिटेन अर्निंग्स को इन्वेस्ट करूंगा, उसमें वो किया। और जीरो डेट, जीरो रेंट एक्सपेंस, मार्केटिंग के ऊपर हार्डली कोई खर्चा करते हैं, कोई एड वेड देने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक की मार्केटिंग कर देती है, लोग बैठे होते बातें चल रही होती है। तो जो मिडल एजेड और उसके ऊपर की कैटेगरी के होते हैं ना, वो जब पूरा ग्रुप बैठा होता है ना, उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होता है कि भाई बोलते हैं ना, दाल कहाँ सस्ती मिलती है, बोले मैं वहां से लाता हूँ 105 रुपए किलो है, अरे यहाँ से लेता 103 रुपए किलो है, तो क्या 2-2 रुपए के लिए बातें कर रहे हो, पूरा अच्छा टॉपिक तो निकालो, अपने बैठ के बोर हो गए। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। फिर कंपटीशन चल रहा होता है, सबसे स्मार्ट कौन है, तो जो दाल सबसे सस्ते रेट में खरीद के लाया है वो सबसे स्मार्ट है। हाँ देखना, डिस्कशन होती है, हाँ फैमिली बड़े लोग बैठे हो ना, ये सब बातें हो रही होती है। अच्छा पेट्रोल का कॉस्ट नहीं कितने वो लोग, फाइनेंस वाले स्टूडेंट हो तो आपको इनको समझाया भी कौन जाने में, कॉस्टिंग तो समझते नहीं। 10 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी में 2 रुपए किलो बचा के लेके आते हो, पेट्रोल लगता है वो तो गिनते नहीं हो, और वो ना पर केजी रेट में स्मार्ट बन रहे होते हैं, ये चीजें होती है। तो ये सब चीजों पे स्टोर चल रहा है। तो यहाँ पे जो दो डिफरेंस अप्रोच का है, उसमें लेवरेज का यूज किसने किया, बिग बाजार में ज्यादा किया। वो बोले मेरे को तो फटाफट इंडिया में 1000-1500 स्टोर खोलने, पैसा उठाओ लगाओ, लेकिन फिर वो कितना फटाफट खोल तो दिए, चले नहीं, वो अलग बात है। तो लेवरेज मीन्स रिस्क एंड यूज ऑफ डेट फंड्स, ये बेसिक बात है, ये समझ आए। तो ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लेवरेज उन्होंने समझाया, इन्होंने तो एक लाइन में बोला, मैं तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी। देख लो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ लेवरेज, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न, मतलब उधार डेट जिस पे आपको फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ता है। अब लेवरेज के ना अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज और दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज। फॉर्मूला पे लास्ट में जाऊंगा, पहले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है वो समझ लो। हमारे जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका हम मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज करके अपना सेल्स और अपना ईबीआईटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले तो होता क्या, उस पर बात कर लेते हैं। सैलरीज, रेंट एक्सपेंस जो देना ही है, आप सेल कितना भी करो ये खर्चा फिक्स है। एडमिन स्टाफ की सैलरी सेल पे तो डिपेंड करती नहीं है, वो तो महीने की इतनी सैलरी लेगा। स्टाफ सैलरी फिक्स है, आप उनसे कितना काम करा लो, कम कराओ ज्यादा कराओ। अगर स्टाफ को हायर करके उसको 25,000 सैलरी दे रहे हो और 8 घंटे वो आ रहा है काम पे, और उसे 8 घंटे का काम कराओ कि 2 घंटे का, जो आपने हायर किया तो पैसे तो पूरे 25 लेने वाला है। प्रीमाइसिस का रेंट है, प्रीमाइसिस का मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ या 200, जितने में अकोमोडेट कर सकूँ। ओनर को तो फिक्स रेंट देना है ना। अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि इस रेंट एक्सपेंस को जो मैंने फिक्स कर ही लिया है कि मुझे मंथली 30,000 रेंट देना है, तो 30,000 तो मैंने देना ही देना है। नाउ आई ट्राई कि मैं इस प्रीमाइसिस का एक एक स्क्वायर फुट ऑप्टिमाइज करूं, कि ज्यादा से ज्यादा इस जगह को यूज करूं, ज्यादा से ज्यादा आवर्स के लिए यूज करूं, ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेस्ट यूटिलाइज करके अपने सेल्स को ऑप्टिमाइज करना। अब यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन, जैसे नीचे वाले फ्लोर पे भी क्लास स्टार्ट हुई, अब उन सर से बात हो रही थी, तो उनका वो 9 to 12 वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 9 to 12 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सारे आफ्टरनून में आते हैं, स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल के बाद ही आएंगे। तो बोला मेरा क्लास जो है 3-3:30 से लेके शाम को 7-7:30, वही 4-5 घंटे यूज होता है, तो मॉर्निंग से खाली पड़ा है। अब रेंट तो वो मेरे से ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोर नीचे वाला है, बट यूटिलिटी नहीं आ रही। अब कहीं ना कहीं ऐसा कि खर्चा तो पाल लिया, लेकिन उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहे। अब मेरे लिए वो पॉइंट नहीं है, मेरे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बैचेस में चला पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो कोई भी टाइम पे आने के लिए कन्वीनियंट है आपके लिए, उनके लिए नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूरा दिन इस प्रीमाइसिस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं। अब मेरे पास जितने क्लासरूम है मैं एक ही यूज कर रहा हूँ, बाकी खाली पड़े, तो मुझे भी तो लगेगा इतना खर्चा कर रहा हूँ, जगह यूज नहीं हो रही। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि सारे क्लासरूम मैक्सिमम टाइम ऑक्यूपाइड रहे, और हर क्लास में जितनी सीटिंग कैपेसिटी है मैं उसको पूरा एक्सप्लोर कर पाऊँ, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। अब खर्चा मैंने 30,000 ही करना है, लेकिन सेल्स या रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो देना ही है, उसमें से मैं मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता हूँ, दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड ऑपरेटिंग लीवरेज। बात समझ आई। फिर बोले फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, वो सेकंड पार्ट है, लेकिन बेसिक बता रहा। वहां पे उन्होंने ऐसा बोला कि आपके जो फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डेट्स है, नॉट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोनों में फर्क है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो रिकरिंग है, हर महीने लग रहा है, रेंट तो हर महीने देना। फिक्स लॉन्ग टर्म फंड्स, जैसे मैंने डिबेंचर्स इशू किए 10 साल के लिए, कितना पैसा रेज किया, 1 करोड़, तो 1 करोड़ पड़ा है मेरे पास। अब ये 1 करोड़ वापस कब करना है, 10 साल के बाद। तो उधार का पैसा है ना, 10 साल का कमिटमेंट है, 10 साल से पहले वापस देना नहीं। अब 10 साल तक मैं इन पैसों का कितना यूज करके इससे कितना पैसा बना सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डेट्स जो मेरे पास है, फंड्स हैं, उनको यूटिलाइज करके, जिसपे इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा फिक्स हो चुका है। आप लोगों से मैंने 1 करोड़ रुपए उधार लिया 10 साल के लिए, और इंटरेस्ट कॉस्ट कमिट किया है 12% पर एनम। तो अब मैं वो 1 करोड़ अपने लॉकर में बंद भी रखूंगा ना, तो भी 12% पर एनम तो मुझे आपको देना ही है।
तो वो 1 करोड़ का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करूंगा कि 12% ब्याज पे जो पैसा लिया है उससे 25% कमा लूं, 30% कमा लूं, 40% कमा लूं, तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों केस में कहीं ना कहीं एक्सपेंस तो लगी रहे, एक जगह ऑपरेटिंग है, एक जगह लॉन्ग टर्म फंड है, लेकिन उसमें फिक्स मेरे को पे तो करना ही है। आई बात समझ में? ये डिफरेंस है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल में। तो पहले ऑपरेटिंग पे चलते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज में फॉर्मूला दो तरीके से प्रेजेंट किए गए। एक आपको पहला बॉक्स दिखेगा ऑपरेटिंग लिवरेज का, उसमें दो टर्म्स है, कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, मिला वो? तो इन पे बात करते हैं। मैं एक एक टर्म की डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला फिर अपने आप समझ में आ जाए कि हो क्या है। क्योंकि अगेन वैसा नहीं है कि आपको ये सब एग्जाम में साउंड में दे दिया होगा, दिस इज कंट्रीब्यूशन, दिस इज ईबीआईटी, आप बड़ा स्मार्टली उसको ऐसे डिवाइड करके ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लोगे, हो गया। हाँ, अपने बड़ा स्मार्ट फील होता है, क्या देखा सीधा डेटा दिया था मैंने रखा, डिवाइड करके आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है, वो तो फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा, मीनिंग भी जाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बात समझ आई? अब देखो कंट्रीब्यूशन क्या है, ईबीआईटी क्या है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ये जो कैश फ्लो होता है ना, उसमें ये टर्म आता है कंट्रीब्यूशन, मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अब जो भी पैसा सामान बेच के कमाया, दैट इज सेल्स रेवेन्यू। उसके सामने जो एक्सपेंसेस होते हैं, अपन एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपने सुना ही होगा वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब क्या, फिक्स का मतलब क्या, सुना है तो मीनिंग बता दो। वेरिएबल कॉस्ट हाँ, जो एक्सपेंस वेरिएबल है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। चेंज किस बेसिस पे होता है? प्रोडक्शन के बेसिस पे। जितना प्रोडक्शन ज्यादा करोगे उतना खर्चा ज्यादा लगेगा, जितना कम करोगे उतना कम। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वेजेस, डायरेक्ट लेबर वेजेस वैसा। तो जितना प्रोडक्शन करोगे उतना यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोलते हैं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हैं। बात समझ आई? अभी मैंने टोटल कमाई में से सिर्फ वेरिएबल खर्चे काटे हैं, दिस इज नॉट माय प्रॉफिट, ये समझना है, ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है ना, उसको बोला जाता है प्रॉफिट। दो ही तो खर्चे हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, सारे खर्चे माइनस कर दो तो फिर जो बचा उसको तो प्रॉफिट ही बोलेंगे। तो ये पहला टर्म समझाया कि कंट्रीब्यूशन क्या है, ये कंट्रीब्यूशन ये वाला, बात समझ आई? तो इसमें से क्या माइनस हुआ है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज सिंपली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट, अब बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो इसमें तो सिर्फ वो फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन माइनस नहीं हुआ, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो एबिटा वाली जो बात हो रही थी, इसके ऊपर सारे खर्चे तो माइनस होने के बाद ही फिगर आया होगा। तो ईबीआईटी जो है ना, इसको आप सिंपली ये समझो कि सेल्स में से वेरिएबल खर्चे तो माइनस हुए होंगे, फिक्स्ड वाले भी माइनस हुए होंगे। समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ईबीआईटी जो है, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक बार थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी लाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये सिर्फ रेफरेंस, ये वाला पार्ट से मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। मोर और लेस बात सिमिलर हो जाती है, बट ये दो पॉइंट्स कंपेयर कराने के लिए लिख रहा हूँ कि फिर ये दोनों में कंपैरिजन हो क्यों रहा है। कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो है उसमें फिक्स कॉस्ट माइनस होना बाकी है और ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट माइनस हो चुका है, सिर्फ ये कंपैरिजन के लिए लिखवा रहा हूँ, समझ आया? तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी ईबीआईटी के कितने टाइम्स है, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मान लो आपका अगर 10 है और ईबीआईटी अगर आपका 6 है, रेशियो क्या है, दोनों कंपैरिजन करते हैं, समझ आया? और ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो किया जा रहा है उसको बोल रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ये फॉर्मूला वाली बात हो गई। और कंसेप्ट वाली बात अपन ने देखी, हम कर क्या रहे हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैक्सिमाइज करके या उसका मैक्सिमम फायदा उठा के हम अपनी सेल्स या प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। ये इसका मीनिंग हो गया, लिवरेज का मतलब रिस्क है। तो ये एक फॉर्मूला है जो ऑपरेटिंग लिवरेज का इन्होंने दिया हुआ है जब आप रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये ऑपरेटिंग लिवरेज को दूसरे तरीके से भी समझाया जाता है, इसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आपको देखो नीचे फॉर्मूला साथ में दिखेगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये परसेंटेज में होता है।
परसेंटेज चेंज के फॉर्म होता है, फॉर्म अलग है, बात वही होगी, ठीक है। और परसेंटेज चेंज में यहाँ पे कंपैरिजन क्या किया जाता है वो समझो। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ये फॉर्मूला है। अगर आपकी सेल्स बढ़ती है या कम होती है तो ईबीआईटी पे असर पड़ता होगा, बोलो। सेल्स अगर कम ज्यादा होगी तो ईबीआईटी पे असर पड़ेगा। अभी एक 10 लाख रुपए का सामान बेचा, अगर उसके बदले सेल बढ़ के 25 लाख हो जाए तो ईबीआईटी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। अब वो चेंज को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है रेशियो में, कि अगर आप सेल मान लो 20% से बढ़ा देते हो, 20% सेल आपने बढ़ा दी, तो आपकी ईबीआईटी में कितना चेंज आया? दैट कंपैरिजन इज आल्सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, सेल्स और ईबीआईटी। अब देखो बात वही हो रही है, सेल्स में से तो कंट्रीब्यूशन काउंट होता है, तो जो पिछला फॉर्मूला था उसमें क्या बोला था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आता कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड है। अब ये याद रखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज में सेल्स और ईबीआईटी को कंपेयर करते हैं, उतना ध्यान रखना ही पड़ेगा, बट ये कंपैरिजन जो है वो फॉर्मूला बन जाता है। बात समझे क्लियर हो? अभी से फॉर्मूला लेवल पे बता रहा हूँ, इसका कुछ डेटा मिलेगा ना तो अपन काउंट करेंगे, पहले सेल इतना था, फिर सेल बढ़ गया तो ईबीआईटी में इतना फर्क आया, तो फिर आप यहाँ पे नंबर्स रखोगे तो आपको वो डिग्री ऑफ लेवरेज मिलेगा। तो अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बीच में सम मिक्स नहीं कर रहा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में उसके ऊपर जाएंगे। उसको मैं जो मैं बता रहा हूँ लास्ट में ये काम आएगा, ये लोगों ने थोड़ा गोल गोल घुमाया होगा। उसके जो बॉक्स है ना, बॉक्स में लिखा अलग है, उसके ऊपर की थियरी पढ़ो, ये वाला लिख लो, है ना, बॉक्स में अलग लिखा है, उसके ऊपर की थियरी पढ़ोगे तो ये लिखा है, चेंज इन ईबीआईटी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन सेल्स। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, मैंने काफी इसके ऊपर पढ़ा, रिसर्च किया, बाकी बुक्स भी देखी, तो जो फाइनल आउटकम अपने को चाहिए ना वो आपको डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ, इनके हिसाब से नहीं चलेंगे ये लोग। ये क्या कभी कभी खुद घूम जाते हैं समझाने में, हाँ, तो जितना आपको भारी पड़ रहा है ना उतना इनको भारी पड़ रहा था वैसे। हाँ, तो इसलिए मैं उसको सिंप्लीफाई किया कि मुझे आपको एग्जैक्टली टॉपिक पे ले जाने के लिए क्या क्या समझाना मैं उतना ही बता रहा हूँ, तो इससे बाहर कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका कोई भी सम सॉल्व हो जाएगा, ये कंप्लीट कंसेप्ट है। तो उसी पे जाना कि लेवरेज है क्या, कोई बताता नहीं है, लेवरेज के फॉर्मूला के ऊपर कोई जाता ही नहीं है, लेकिन उसके बिना काम नहीं होगा। बोलो यहाँ तक कुछ डाउट? कंप्लीट है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में दो फॉर्मूला जो आपको बताने थे, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का कंपैरिजन, और ये परसेंटेज चेंज, ये दो टाइप। डिग्री ऑफ लेवरेज बोला होगा ना, परसेंटेज होगा तो ये फॉर्मूला आएगा, नॉर्मली बोला होगा ना फाइंड ऑपरेटिंग लेवरेज तो ये आएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, सम्स में मैं पार्ट करा दूंगा, इसे फॉर्मूला समझा रहा हूं। वैसे जो नेक्स्ट पार्ट है ना फाइनेंशियल लेवरेज है, वो साथ में कंपेयर कर लेते हैं, उतना पार्ट तो आराम से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, 601 पे दे रखा है फाइनेंशियल लेवरेज, ये यहाँ पे अभी के लिए इतना ही रखना है, इसमें और आगे नहीं जाना। फाइनेंशियल लीवरेज में मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास फिक्स्ड फंड्स पड़े हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स, स्पेसिफिक बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म फंड्स, वो पैसा पड़ा हुआ ही है, उस पर ब्याज देना है, फिक्स रिटर्न देना ही देना है। तो और कोई रास्ता नहीं है, इन पैसों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो, इन पैसों को इन्वेस्ट करो और उससे पैसा कमाने की कोशिश करो, मैक्सिमाइज करो। देखो उधार के पैसों से आप बिजनेस को जल्दी शुरू कर सकते हो, सस्टेन कर पाओगे कि नहीं वो आपका टैलेंट है और आपकी कैलकुलेशन है, बट पैसा उधार कोई दे दे तो मैं तो आज बिजनेस शुरू कर दूंगा, क्या जा रहा है। अच्छा, उधार के पैसों से गुड्स खरीद भी लूंगा और गुड्स फटाफट बेच भी दूंगा, उधार पे खरीदने वाले भी तुरंत आ जाते हैं, बट फिर उनसे रिकवरी कर पाता हूँ कि नहीं वो मेरा काम है। रिकवरी नहीं होगी तो पीछे पे ऑफ कैसे करूंगा, वो तो बिजनेस की बात है। लेकिन उधार के पैसों से बड़ा बिजनेस बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, और यही होता है लेवरेज, रिस्क को मैक्सिमाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, वो बात हो रही है। तो फाइनेंशियल लेवरेज में भी अपन उसी दो फॉर्मेट में बात करेंगे, जो दो फॉर्मेट अभी यहाँ पे देखे, एक सीधा फॉर्मूला और एक परसेंटेज चेंज वाला। जो पहला बेसिक फॉर्मूला है फाइनेंशियल लेवरेज का, उसमें जो पैरामीटर इन्होंने यूज किया दैट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब इस फॉर्मेट में लिखो, दिस इज फाइनेंशियल लेवरेज। अब बात यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखो ईबीआईटी तो अपनी जगह है, ये फैक्टर है। ईबीटी होता क्या है, मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यही होता है ना। ईबीआईटी के बाद ही तो आता है नेक्स्ट स्टेप में ईबीटी। तो ये कंपैरिजन में ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका ईबीटी मतलब आफ्टर इंटरेस्ट जो प्रॉफिट आपके पास बचता है वो आपके ईबीआईटी के कितने टाइम्स या उसके रेशियो में कितना हो सकता है, वो कंपैरिजन हो रहा है।
ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो देखो अगर मान लो कुछ एब्सोल्यूट नंबर ले कि भाई ईबीआईटी मेरा 10 लाख रुपीस है और इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम पे मैं 4 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो जो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्सेस बचेगा वो कितना बचेगा, 6 लाख। अब इसमें से अगर मैं फाइनेंशियल लेवरेज फाइंड करने जाऊँ तो क्या आएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, तो मेरा जितना अर्निंग बिफोर टैक्सेस या आफ्टर इंटरेस्ट जो मेरे पास बच रहा है उसके कंपैरिजन में मेरा ईबीआईटी कितना है उसका सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो कितने टाइम्स मैं वो इंटरेस्ट कवर कर सकता हूँ यहाँ से दिख जाएगा। इंटरेस्ट का खर्चा 4 लाख रुपए और इंटरेस्ट के बाद मेरे पास बचता है 6 लाख रुपए, समझ आ रहा है। तो मैं उसको उतने टाइम्स घुमा सकता हूँ या उतना रिकवर कर सकता हूँ। तो ये रेशियो आपको आपका लिवरेज बताता है कि भाई कितना रिस्क आपको लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। बात समझ आ गई। तो अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको रिलेशन किस चीज का लिया जा रहा है बता सकता हूँ, बट फाइनेंशियल लिवरेज में दो चीजें कंपेयर होती है वो आपको ध्यान रखना है। और क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट की वजह से। तो ईबीआईटी और ईबीटी का रेशियो ये उसका कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। बात समझ आ गई। ये एक पार्ट हो गया फॉर्मूला का। इसमें भी वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है जैसे अपन ने पीछे, वो इन दोनों का कंपैरिजन ही बता रहा है कि आपका जो ईबीआईटी और ईबीटी का रेशियो कितना है, ये बिफोर इंटरेस्ट जो आप कमा रहे हो और आफ्टर इंटरेस्ट जो कमा रहे हो उसका कंपैरिजन किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो ऐसा है जैसे जो भी आ रहा है 1.67 आ रहा है ऐसा कुछ सपोज, तो ये जो आपका आफ्टर इंटरेस्ट जो बचता है ना उसका कंपैरिजन इसके साथ किया जा रहा है। डिफरेंस का अमाउंट जो है वो आपके इंटरेस्ट में चला गया और कुछ नहीं, वैसा हो गया। अब ईबीआईटी जितना हाई होगा, सपोज मान लो ये ईबीआईटी आपका इसी में 10 के बदले 24 लाख दे दो, 24 लाख, इंटरेस्ट उतना ही है और बचेगा कितना 20, ठीक है, ये होगा ना, समझ आ रहा है। तो इंटरेस्ट कम है ईबीआईटी कंपैरिजन में, तो यार रिस्क कम है। 24 लाख रुपए कमा रहा हूँ उसमें से 4 लाख का ब्याज है और 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ उसमें 4 लाख का ब्याज है। आपको सेफ कौन सा लग रहा है, ये सेफ है ना कि भाई रेशियो के हिसाब से देखा जाए 4 लाख का इंटरेस्ट तो कोई टेंशन ही नहीं है। 10 में से अगर मान लो ऐसे उल्टा है, यहाँ पे मैं सिर्फ 8 लाख कमा रहा हूँ तो यार 50% पैसे तो मेरे ब्याज में चले जाते हैं। बात समझ आ रही, सोच वैसी आ जाती है। और यहाँ कैसे है, अरे कुछ नहीं है, 10-15% ब्याज जाता है बाकी तो जेब में बचता है। तो ये जो कंपेरिजन हो रहा है ना, ये फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ से पता चलता है कि आप कितने रिस्क पे हो और कितना सेफ हो। यहाँ पे देखो इस वाले केस में सपोज 10 लाख भी रखें, यहाँ रिस्क ज्यादा है और यहाँ पे रिस्क कम है, वो नंबर्स शो कर देंगे। इसमें जो आपका लीवरेज आ रहा है वो कितना था, 1.67 है क्या, इस केस में कितना होगा 1.2, ये होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी का 24 अपॉन 20 होगा, कितना होगा 1.2। तो जितना ये नंबर हायर है उतना रिस्क ज्यादा है, ऐसा बोल सकता है। 1.67 फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो ये वाला केस है। दिस इज रिस्की, कॉमन सेंस। 4 लाख रुपए ब्याज तो भरना ही है, बट मैं कमाता 10 लाख उसके पहले तो मेरा बचता 6, नो डाउट कोई लॉस नहीं है, बच ही रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो 4 लाख ब्याज देना है बट मैं वही पैसा यूज करके 24 लाख जनरेट कर रहा हूँ, तो 4 देने के बाद भी कितना बचता है 20। तो जब इसका मैंने लेवरेज निकाला तो कितना आया 1.2। तो लेवरेज का नंबर जितना ज्यादा आएगा रिस्क उतना ज्यादा है, लेवरेज का नंबर जितना छोटा आएगा रिस्क उतना कम है, और वो आपको यहीं से दिख रहा है। तो आप बोल रहे हैं सर 1.67 क्या है, ये रिस्क फैक्टर है, जैसे बीटा नहीं था रिस्क फैक्टर, ये वैसा हो गया, एक टाइप का बीटा हो गया। तो 1.2 इज सेफ, 1.67 इज रिस्कियर। अब बात समझ आ रही क्या हो रहा है, ठीक है वैसा। चलो ये पार्ट हुआ। अब परसेंटेज वाला फॉर्मूला, उसमें इन्होंने कंपैरिजन किस चीज का किया है, फाइनेंशियल लिवरेज में जो कंपैरिजन हो रहा है वो ईपीएस और ईबीआईटी का हो रहा है। ये पिछले में क्या हो रहा था, सेल्स का कंपैरिजन और ईबीआईटी का कंपैरिजन। यहाँ पे किसका हो रहा है, ईबीआईटी का और ईपीएस का पर शेयर। अब हम पर शेयर कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ईबीआईटी में कुछ परसेंटेज चेंज आता है, ईबीआईटी बढ़ जाता है कम हो जाता है, तो एक शेयर होल्डर की नेट कमाई पे क्या असर पड़ता है, इस चीज का कंपैरिजन है फाइनेंशियल लिवरेज। और ऐसे शेयर होल्डर की कमाई कहाँ से आ रही है इसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पे जब बात इंटरेस्ट कॉस्ट की कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स यूज कर रहे हैं,
तो लॉन्ग टर्म फंड्स का रिटर्न चुकाने के बाद जो पैसा बचता है किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट पे कर देते हो तो ईबीटी बचता है, टैक्स तो सरकार को देना ही है, उसके बाद जो पैसा बचा वो किसका? शेयर होल्डर्स का। फिर नंबर ऑफ शेयर्स में बांटोगे तो ईपीएस आ जाएगा। तो कंपैरिजन वही हो रहा है कि अगर टोटल ईबीआईटी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ तो एक इन्वेस्टर की कमाई पे कितना असर पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा आपके लॉन्ग टर्म फंड्स कितने रुपए के हैं और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना जा रहा है। एब्सोल्यूट नंबर पे सब कुछ डिपेंड करने वाला है, बट दैट चेंज विल शो द अमाउंट ऑफ रिस्क अगेन, और कुछ नहीं, वो परसेंटेज में है। वैसा यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज के भी दो फॉर्मूला हो गए, एक परसेंटेज वाला, एक बेसिक। फाइनेंशियल लेवरेज में भी सेम है, तो आपको पूछा गया उस बेसिस पे आपको उसको अप्लाई करना है। बात समझ आ गई? क्लियर? अब देखो ये तो पार्ट हुआ। अब ऑपरेटिंग लेवरेज में आपने फॉर्मूला क्या देखा? वो स्टार्टिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये था। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज में क्या देखा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यही था। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कौन सा पैरामीटर कंसीडर करता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स या फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके बेस पे बात करता है। जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो कौन सा पैरामीटर कंपेयर करता है? वो बात करता है फिक्स्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखो आपको क्लियर होता जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, सैलरी, रेंट, जो हर महीने वाले फिक्स खर्चे हैं, ये जो फिक्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उस पे आपको जो रिटर्न देना है ये उसकी बात कर रहा है। इंटरेस्ट जो चुकाना है वो, या इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, या रेंट सैलरी की बात हो रही है, या इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है। ये समझ आ रहा है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज एक पैरामीटर को टारगेट करता है, फाइनेंशियल लेवरेज दूसरे पैरामीटर को टारगेट करता है। तो इन्होंने बोला ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना जिसमें दोनों का पॉइंट कवर हो जाए, ऑपरेटिंग वाली बात भी कवर हो जाए और फिक्स इंटरेस्ट वाली बात भी कवर हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने लिखा था कंबाइंड लेवरेज। तीसरा फॉर्मूला, कंबाइंड लेवरेज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं। कंबाइंड लेवरेज इज ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ काटपीट हो जाएगी इसमें। मल्टीप्लाई करके देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये ऐसा बनेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। समझ आ रहा है? ये देखा, ये तो अपन एक्सपर्ट है, ऊपर नीचे सेम लिखा और तुरंत उड़ा देते हैं, यही होता है। इन्होंने भी सेम किया हुआ है। अब जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। बात समझे? अब ये जो है ना दिस इज कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज में आपने ना इस फैक्टर को भी एनकैश कर लिया, इसको भी कर लिया, दोनों की बातें कर ली, या दोनों का इंपैक्ट आपने असेस कर लिया, वैसे बोल सकते हैं। तो तीन फॉर्मूला बन गए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लेवरेज। बोलो समझ आए? काफी कुछ हो गया इसमें, टॉपिक वाइज देखा जाए। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, उसका डिफरेंस बिटवीन है थियरी के लिए, मैंने इतना कंसेप्ट बताया ना, डिफरेंस बिटवीन आपको उसमें कवर हो जाएगा। हो सकता है थियरी क्वेश्चन से पूछ लें, वो तो एफएम में तो आती है थियरी, पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। तो आई थिंक ये कंसेप्ट के बेसिस पे तो आप काफी कुछ बता सकते हो, और पॉइंट इसमें से एक बार रीड करके कंप्लीट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मान लेना। समझ आए? तो देखो आपको कंबाइंड लेवरेज थोड़ा आगे मिलेगा बुक में, 606 पे। मिला? उसका भी वो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज वाला फॉर्मूला भी दिया होगा, देख लो, वो भी सेम तरीके से निकलेगा जो अपन ने पीछे देखा। ये था परसेंटेज वाला बताना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और परसेंटेज चेंज को ऐसे लिखते हैं, स्मॉल मोटा एंगल यूज करते हैं, इन सेल्स, ये था। और इसके साथ साथ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसका फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज ऑफ सेल्स एबीएस यूपीएस, और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईबीटी या ईबीआईटी। समझ आ रहा है? अब इसमें से निकलेगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, कुछ कट रहा है? ईबीआईटी कट हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखो वही फॉर्मूला दिख रहा है, समझ आया? तो कंबाइंड लेवरेज तो दोनों से बनता है मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला वाइज भी बात कर दूं, सारे आ गए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड इज कंप्लीट, डन, ठीक है।
और बाकी चीजें कर सकते हैं। आज के लिए काफी है। कुछ पूछना है, नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर भाई? जान निकल गई पढ़ते पढ़ते, क्या पढ़ा।